हेलो लर्नर्स, मैं पूजा मिश्रा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी को शुरू करते हैं। एंड आज हम लोग टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के क्वेश्चंस को देखेंगे, मॉडल सेट को देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी तक हो चुकी है और कितना आपको करना बाकी है। हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों के जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, एंड लास्ट ऑप्शन, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो अगर हम देखें तो शिक्षा क्या काम करती है, हमें एक योग्य मनुष्य बनाती है, समाज में हमें रहने के लिए समाज के तौर तरीके सीखने में काफ़ी मदद करती है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही जाता है। एक शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए, जीवन की तैयारी के रूप में। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। ऑप्शन सी, ज्ञानार्जन के रूप में। ऑप्शन डी, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। हम देखें तो शिक्षा को केवल पुस्तकी ज्ञान से हम नहीं जोड़ सकते हैं। शिक्षा तो हम हर जगह ग्रहण कर सकते हैं। कितनी बार सड़क पर चलते हुए भी हमें कितनी शिक्षा मिल जाती है, घर में भी शिक्षा मिल जाती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जा रहा है, अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। ऑप्शन ए, मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, मानव अनुभव। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं, वो हमें शिक्षा के उद्देश्यों का हमारे वो स्रोत हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, मानव अनुभव के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। हम चौथे क्वेश्चन को देख लें, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षा का जो लक्ष्य होता है उसका प्राथमिक दायित्व किसके द्वारा निर्वाह होना चाहिए, क्या शिक्षकों के द्वारा या प्रशासकों के द्वारा, पाठ्य पुस्तक लेखकों के द्वारा या समाज के द्वारा। तो शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो किसके द्वारा निर्वाह किया जाना चाहिए, समाज के द्वारा। सबका इसमें योगदान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले प्रक्रियाओं के द्वारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम किसके द्वारा निर्धारण करते हैं, उसमें उस वक्त हम विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के द्वारा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह। क्या हमारा शिक्षा वही होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ उपाधि या प्रमाण पत्र का संग्रह करते रहें। अगर ऐसा देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिग्री पर डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन उनका शिक्षा किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको वो अपने काम में यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना। वो उनको नौकरी दिलाने में भी सहायक नहीं है, या फिर उनको समाज में अच्छा आदमी अगर नहीं बना रहा है उनका शिक्षा, तो ऐसी डिग्री का कोई महत्व नहीं। ऑप्शन बी क्या है, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये हमें कुछ थोड़ा सही लग रहा है। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी देखें, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। यहाँ पे हमें बी और सी दोनों
काफ़ी सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखें तो विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो पहले ही छट गया। ऑप्शन बी और सी में अगर आप ध्यान से देखो तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त है? ध्यान दें, आपके क्वेश्चन में कितनी बार आपको लगेगा कि आपका करेक्ट है, बट आप ध्यान देखोगे तो अनुपयुक्त जैसे शब्द या नहीं जैसे शब्द होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त है? हमें अनुपयुक्त चुनना है। बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना, या बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा काफ़ी अनुपयुक्त लगता है, बालकों को उनके अधिकार के प्रति सतर्क बनाना। क्वेश्चन नंबर डी हम देख ले। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। तो नर्सरी विद्यालय का यह कार्य तो नहीं है ना कि माता पिता बाहर चले गए तो देख रेख करें, तो ये तो हमें क्या लगता है? गलत लगता है। ऑप्शन सी हम देख ले। प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी और सी हट जाएगा। ऑप्शन डी देखिए हम, शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, तो ये कहीं ना कहीं सटीक लगता है, लेकिन सबसे सटीक हम देखें तो हमें ऑप्शन ए लगता है, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे महाविद्यालय कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन? नहीं। प्राथमिक विद्यालय? ये भी नहीं होगा। हम क्या कहते हैं? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा, उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं? उसको नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन कहते हैं, जहां बालकों में उत्तम आदत एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर डी देख लें तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है, उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। ऑप्शन बी, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। ऑप्शन सी, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। निरक्षरता उन्मूलन। तो हम यहाँ देखें तो हमारा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाता है, इसलिए यह तीनों नहीं होगा। हमसे यहाँ पे नहीं का पूछ रखा है, तो हमारा डी, निरक्षरता उन्मूलन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखें। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? विद्यालयों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना है एवं परख के लिए कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त होगी? क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं? ऑप्शन बी, क्या विद्यालयों में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन डी, क्या विद्यालय की परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा तीनों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट होता है, इसलिए हम उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लें।
हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है किस चीज़ पर? समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना, या उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, या आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। तो हमारी शिक्षा पद्धति है, प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति, वो किस चीज़ पर जोर देती है? ऑप्शन सी, यानी उत्तरदायित्व स्वतंत्रता हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता का समावेश करना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? वर्तमान सामाजिक संस्थानों के प्रतिरूप, सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाला, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाला, या युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाला। तो हमारा आधुनिक शिक्षा दर्शन क्या कहता है, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन डी, यानी युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो उसको सर्वोत्तम तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री के रूप में। क्या पाठ्यक्रम को हम सक्रिय सामग्री बनाने वाली के रूप में देख सकते हैं, या शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां के रूप में? विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, या विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो पाठ्यक्रम को हम सर्वोत्तम तरीके से कैसे देख सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव के द्वारा। यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट में ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी बात आ जाए अनुभव की, समाज की, तो ये सब क्या होता है, ये सारे ऑप्शन ज़्यादातर सही होते हैं, तो आप ऐसे ऑप्शन के पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लें। पाठ्यक्रम का वह भाग है जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, उसे कहते हैं। वैसे बात किया जा रहा है पाठ्यक्रम के वैसे भाग के बारे में जो छोटे बालकों के लिए की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, या विशिष्ट शिक्षा। तो छोटे बालक हैं तो उन्हें हम कैसी शिक्षा देते हैं? सामान्य शिक्षा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लें। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ सामान्य शिक्षा की ही बात हो रही है। छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान करना, या छात्रों को भारतीय संस्कृति धरोहर की उन्मुख किया जाए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? सामान्य शिक्षा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामान्य शिक्षा में हम बच्चों को किस चीज़ की जानकारी दें? नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज़ शब्द का क्या तात्पर्य है? सोशल साइंसेज का पर्यायवाची इसको हम मान सकते हैं, या फिर एक ऐसा विषय जिसका संबंध किस चीज़ से है? मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग मिलता जुलता शब्द है, या फिर सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है? तो यहाँ पर हम देखें और आप ध्यान से याद करो तो सोशल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया प्रचलित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
तो विकास की प्रक्रिया अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट होगा, यानी परिपक्वता द्वारा, साथ में पोषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अंतःस्रावी ग्रंथ, मानसिक योग्यताएं एवं यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण, या उपर्युक्त सभी। तो अगर हम देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं एक एज के बाद, जब बालक बालिकाएं प्यूबर्टी के स्टेज में जाती हैं तो यह भी प्रभावित करती है। मानसिक योग्यताएं, यौन भिन्नता भी प्रभावित करती हैं बाल विकास को। पोषण एवं वातावरण सभी प्रभावित करती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी हमें क्या चूज करना है? गलत ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती हैं। ऑप्शन बी, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती हैं। मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या देखते हैं? लड़के लड़कियां दोनों साथ में परिपक्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं, लड़के बाद में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका क्या होता है? शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, या बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका क्या होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होते हैं? विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा, या उपर्युक्त सभी। तो हम क्या देखते हैं? संतुलित आहार में सभी शामिल होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखें, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं: घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक वातावरण में हम देखें तो बच्चों की संख्या भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसका। अगर 1-2 बच्चे होंगे तो माता पिता उनके आहार का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे। वहीं आप देखो तो 5-6 बच्चे होते हैं तो हर किसी की हर ज़रूरत पूरी करना क्या होता है? माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं हम देखें तो शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध भी काफ़ी प्रभाव डालता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखें, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो हमारा ऑप्शन है इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। नहीं, जहाँ पे ऐसा माहौल होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं सकता है। इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम देखें तो क्या होता है? बच्चों का शैक्षिक विकास यहाँ पर अवरुद्ध होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखें, विकास और संवर्धी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के विलोमार्थक हैं, एक दूसरे से भिन्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकास और संवर्धी एक दूसरे से भिन्न है। तो आई होप कि आपने ये 25 क्वेश्चन को करके काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए 25 में आपने कितना स्कोर किया। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम तक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही मॉक टेस्ट और थ्योरी के क्लासेस लिए जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब